हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। मुझे कभी कभार दौरे पड़ते हैं और आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके एल लगे पड़े हैं, वो भी बुरी तरह से। कहानी शुरू करने से पहले वी आर फोकसिंग ऑन टीनेज लव, लाइफ का एक ऐसा फेज जो कि काफी ब्यूटीफुल और काफी थ्रिलिंग होता है। इट इज द ओनली फेज जहाँ पर तुम बहुत कुछ फील करते हो। यू गेट दैट बटरफ्लाई फीलिंग इन योर टमी व्हेन यू फाइनली हैव अ ग्लैंस ऑफ द पर्सन यू एडमायर, द पर्सन यू फॉलन फॉर। It is that time you will write a letter for her. A time when you are ready to do anything for her, anything to keep her happy. और ठीक यही सिचुएशन में है ये नौजवान जो कि पहली बार किसी के लिए कुक कर रहा है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। और ये कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का प्यार है। Just a few months ago on a coffee date, he expressed his feelings to her and gladly she accepted. और उसके बाद से ये साथ है। तभी एक दिन कुछ काम के लिए इसके मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं and he knew it was a golden opportunity to have some quality time with her. रेसिपी बुक को हाथ में लिए वो स्पेगेटी बनाना सीख रहा था कि तभी बजता है डोरबेल और वो समझ जाता है कि वो आ चुकी है। दौड़ कर वो दरवाजा खोलता है and there he saw her in a beautiful dress, looking magnificently fabulous. बंदे का हार्ट बीट इतना बढ़ गया as if like हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। तभी स्मोक अलार्म बज पड़ा और ये बंदा दौड़कर गैस को बंद करता है, लेकिन देर हो चुकी है क्योंकि उसका स्पेगेटी जल चुका है। बंदे को लगा कि उसका परफेक्ट डेट बर्बाद हो चुका है। वो अपने पार्टनर से अपोलोजाइज करता है, बट देयर ही इज सरप्राइज्ड टू फाइंड हर लाफिंग, वेल नॉट इन अ मॉकी वे, जस्ट अ क्यूट लाफ। आधे घंटे के अंदर आ जाता है पिज्जा एंड दे एंजॉय इट। वेल आई ऑल्सो लव पिज्जा वे टू मच, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट बिकॉज आई जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ बैड फैटी लिवर। आई एम करेंटली फोकसिंग मोर ऑन माई हेल्थ एंड अवॉइडिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्रेविंग्स, बी इट स्वीट और सावर। वेल अपनी कथा मैं कभी और सुना दूंगा, आज इसी पे फोकस करते हैं। तो पिज्जा खाते खाते आ जाता है वो छोटा सा मोमेंट। जी हाँ, ये वही मोमेंट है जिसके बारे में लोग गाने लिखते हैं। ये लड़का थोड़ा आगे बढ़ता है, उसकी पार्टनर अपनी आंखें बंद करती है एंड दे कम अ बिट क्लोजर। और बाकी की चीजें आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बिकॉज आई नो कि तुम ईयरफोन नहीं लगाए हो। तो ये होते वक्त पटाखे फूटने लगे। वेल उसके दिल में नहीं बट एक्चुअल लाइफ में। अपनी आंखें खोलते ही वो देख पाता है कि उसके पार्टनर को कुछ तो हो रहा है। वो पता नहीं क्यों लेकिन ब्राइट लाइट में चमक रही है। उस लाइट की रोशनी बहुत ज्यादा तेज होती है और साथ में वो लाती है एक्सट्रीम पेन, इतना ज्यादा कि वो मेंटली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। पर कुछ ही देर में लाइट की रोशनी चली जाती है एंड शी इज गॉन। All that remained was a dress she was wearing. पर वो कहाँ जा सकती है? वो ऐसे गायब कैसे हो सकती है? कुछ देर के लिए ये बेचारा फ्रीज हो जाता है, लेकिन तुरंत सिचुएशन को समझते ही उसको आता है पैनिक अटैक। उसने तुरंत मोबाइल लिया और नंबर घुमाया 911। फिर उसने पुलिस ऑफिसर को इस सिचुएशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया। बेचारो रोतो बात करो छो एंड द पुलिस रजिस्टर्ड हिज कंप्लेंट। 10 मिनट बाद 2 ऑफिसर्स उसके अपार्टमेंट में आते हैं। ये पुलिस नु भी वही सेम कहानी दसदा है, किंतु पुलिस और हर कथा सुने एकदम ही कंफ्यूज्ड। पुलिस को फ्लोर पर उस लड़की की ड्रेस दिखती है जिसको वो लेकर चले जाते हैं। फिर वो अगले दिन दोबारा उसके अपार्टमेंट में आते हैं, लेकिन आते ही वो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस ने उससे बोला, तमाने चुप रहे नो अधिकार छे, क्योंकि तुम कुछ भी बोलोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ यूज किया जा सकता है। रास्ते में वो उनसे पूछता है कि हुआ क्या है, उन्होंने उसे क्यों पकड़ा। वो बताते हैं कि उन्हें सस्पिशन है कि शायद उसी ने उसके गर्लफ्रेंड के साथ कुछ तो किया है। बंदे ने अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन किया कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं, वो कभी भी उसका बुरा नहीं चाहता। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और उसे ले जाते हैं थाने। क्योंकि वो माइनर है तो सेल में रखने से पहले उन्होंने उसे अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए अलाउ किया ताकि वो उसके लिए एक अच्छा लॉयर हायर कर पाए। उसके माता पिता बताते हैं कि वो कल तक पहुंच जाएंगे और चिंता ना करो, लेकिन बेचारे को पूरी रात उसी हवालात में गुजारनी होगी। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया और तो और सेल के अंदर एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं। धीरे धीरे वो ये एक्सेप्ट करता है कि उसकी जितनी भी बढ़िया जिंदगी थी वो चली गई और धीरे धीरे वो सोने ही वाला था।
कि तभी उसके सेल के बाहर सूट में दो लोग खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि वो उसे कोई दूसरे सेल में शिफ्ट करने वाले हैं और उन्होंने उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन बंदा समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वो रिफ्यूज करता है। वो बोलता है कि बिना लॉयर के वो यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलेगा। लेकिन ये दो सूट पहने आदमी सेल खोलकर अंदर घुस जाते हैं और वो बोलते हैं कि उन्हें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। वो दोनों उसका हाथ पकड़ उसे खींच कर ले जाते हैं। वहीं पर ये बंदा बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है क्योंकि उसके अंदर में ये फीलिंग थी कि कुछ तो गलत होने वाला है। वो अपने माइंड में सोच लेता है कि कुछ तो करना पड़ेगा इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। कि तभी अचानक से वही ब्राइट रोशनी दोबारा चमकती है। लड़के को वही दर्द दोबारा से महसूस होता है। वो अजीब सी पेन एज इफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी से गुजर रहा है और चारों तरफ बस रोशनी। वो रोशनी पूरे रूम को कवर कर लेता है और जब उसकी आँख खुली तो वो पाता है कि वो दो आदमी गायब हो चुके हैं। लड़का किसी की चिंता नहीं करता क्योंकि वहाँ कोई उसे रोकने वाला नहीं और वो दरवाजा खोलकर भाग जाता है। वो समझ पा रहा था कि वो बहुत बड़ा कांड कर रहा है। ऑलरेडी वो मर्डर सस्पेक्ट है और पुलिस स्टेशन से भागना यानी कि वांटेड की लिस्ट में आना। लेकिन वो जेल नहीं जा सकता, इनोसेंट बंदा है वो, उसने कुछ भी नहीं किया। करीब आधे घंटे तक वो भागता है और वो सीधे घुस जाता है फॉरेस्ट के अंदर जहाँ बचपन में वो खेलने आता था। वहाँ पर एक बहुत पुराना घर है। ये घर सालों से अबांडन्ड है, यहाँ कोई नहीं रहता और वो सीधे इसी के अंदर घुस जाता है रात को गुजारने के लिए। लड़के को एक्सट्रीम थकावट फील होती है, इतनी ज्यादा जितना वो कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है और इसीलिए वो उसी घर के एक कोने में सो जाता है। लेकिन जब उसकी आँख खुली तब वो खुद को एक अलग ही जगह में पाता है। ये जगह ना ही वो अबांडन कैबिन है, ना ही जेल और ना ही उसका घर। इस रूम में व्हाइट लाइट्स और व्हाइट वॉल्स है और वो लेटा हुआ है हॉस्पिटल बेड पे। उठने की वो कोशिश करता है लेकिन नीचे से वो खुद को बंधा पाता है। खुद को छुड़ाने की कोशिश में वो अपने बगल में एक आदमी को देखता है। ये शायद से डॉक्टर होगा जिसके हाथ में कुछ रिपोर्ट है। उसे होश में आते देख ये डॉक्टर उसे बताता है कि चिल रहो, यहाँ पर हम तुम्हारी देखभाल रखेंगे और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा यदि तुम कोऑपरेट करते हो। वो पूछता है कि वो कहाँ है लेकिन डॉक्टर नहीं बताता। फ्रस्ट्रेशन में वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो रिसर्चर को बहुत सारा गाली भी देता है कि ये इलीगल है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना ही होगा, मैं मेरे लॉयर से बात करना चाहता हूँ, अबे साले सुन। तभी दोबारा से वो रोशनी अपीयर होती है और उसके ट्रैप्स गायब हो जाते हैं। फिर वो करता है भागने की कोशिश लेकिन इतनी कमजोरी आ गई कि वो बेहोश हो गया। दोबारा वो खुद को बेड में बंधा पाता है और ऐसे ही बार बार वो ट्रैप्स को रिलीज करता रहता है लेकिन कमजोरी के वजह से वो भाग नहीं पाता। फाइनली वो थक हार के रिसर्चर से पूछ ही लेता है कि प्लीज मुझे बता दो मैं कहाँ पे हूँ। रिसर्चर फ्रस्ट्रेट होकर उसे बताता है कि वो आ गया है एससीपी फाउंडेशन में, जो कि एक ऐसी फैसिलिटी है जहां पर उन लोगों को लाया जाता है जिनमें कुछ अजीब सी एबिलिटी है, कुछ अजीब सी ताकतें। ये सब सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा और तभी से उसे बुलाया गया SCP-213। दरअसल SCP-213 के पास एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ पर अगर उसे कुछ झटका लगा, कुछ अजीब सा फीलिंग स्ट्रॉन्ग वाला जो कि कुछ भी हो सकता है, तब उसकी बॉडी से एक अलग ऊर्जा निकलती है, एक अलग एनर्जी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि वो सामने वाले कुछ भी चीज को भस्म कर सकता है। टेस्ट के लिए उसके ऊपर गोली मारी गई और सारे बुलेट्स गायब हो गए। इस एनर्जी के चलते बस सामने वाले को ही नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि SCP-213 को भी बहुत भयानक पेन से गुजरना होता है। पेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसे पूरा थका देता है। रिपोर्ट से पता चला कि SCP-213 को कभी भी फाउंडेशन में रहना पसंद ही नहीं आया। एंड ये यूजुअल सी बात है, इतना यंग लड़का है, वो भला क्यों अपनी पूरी जिंदगी एक लैब में गुजारना चाहेगा। लेकिन ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसे खुला छोड़ दिया गया तो ये बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए उसे स्ट्रिक्टली कंटेन किया जाता है। लेकिन हर बार वो भागने की कोशिश करता रहता है। शुरू में उसने बहुत भागने की कोशिश की लेकिन हर बार वो पकड़ा गया और इसीलिए उसने कई महीनों तक शांत रहने का
फैसला लिया ताकि किसी एक दिन वो सही मौका देख भाग जाएगा। एक दिन फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने ही सेल के दरवाजे को गायब कर दिया और वो बहुत गुस्से में बाहर आया। गेट के बाहर मौजूद थी एक रिसर्चर और 2 एजेंट्स जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने इन तीनों को भस्म कर दिया। इसके बाद वो पूरे साइड में इधर उधर भागता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी एग्जिट नहीं मिलता क्योंकि उसे एग्जिट के बारे में मालूम ही नहीं। करीब आधे घंटे तक वो भागता है, वही उसके पीछे एजेंट्स भी उसे फॉलो करते हैं और भागते भागते फाइनली किचन में जाकर वो बेहोश हो गया। एजेंट्स के किचन में आने तक वो होश में आ जाता है, लेकिन उसका वो एनर्जी काम नहीं करता। इस फेलियर के कारण वो बहुत चुप सा हो गया और कई दिनों तक वो सेल के एक कोने में खड़े रहकर प्लान करता रहता है। सीसीटीवी कैमरा में एक फुटेज कैप्चर होता है। दरअसल एक रात को उसे आते हैं बहुत अजीब से सपने, जिसके चलते वो बेड पे ही बहुत हिल रहा था और तभी उसकी एनर्जी निकलती है, जिसके चलते उसका बेड और फ्लोर भी वेपराइज हो जाता है और वो सीधे कई फ्लोर के नीचे गिरता है। लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पर बहुत सारे गद्दे रखे थे क्योंकि फाउंडेशन को ऐसा होने का आभास पहले ही हो गया था एंड लकीली इस बंदे को बिल्कुल भी चोट नहीं आया। इससे फाउंडेशन को पता चलता है कि SCP-213 का पावर उसके कंट्रोल में नहीं है और इस एक हादसे के बाद SCP-213 और फाउंडेशन का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि SCP-213 भी यही चाहता है कि उसके बॉडी से इस एनर्जी को निकाल दिया जाए और तो और फाउंडेशन भी इसी खोज में लगे हैं कि उसके बॉडी के अंदर ये एनर्जी आया तो आया कैसे। SCP-213 को अभी और स्ट्रॉन्गली कंटेन किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी तक उसने और कोई भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। बेचारा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, लेकिन कुछ भी किया नहीं जा सकता। एक दिन रूटीन चेकअप के दौरान एक रिसर्चर जब उसका पीठ देखती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसके पीठ में 4 अल्सर हो रखे हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। ये 4 अल्सर बिल्कुल स्क्वायर शेप के थे। अगले चेकअप के दौरान उन्हें पता चला कि उसके बॉडी के कई और हिस्से में ये अल्सर आ चुके हैं। उससे पूछा गया कि कहीं ये अल्सर उससे पेन तो नहीं पहुंचाते। वो बताता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर है लेकिन नॉर्मल ही है। इसके बाद रिसर्चर ने इस अल्सर को रिमूव करने की कोशिश की, लेकिन वो रिमूव नहीं हुआ। अचानक से वही फ्लैशलाइट आता है और वो नाइफ ही गायब हो जाता है। SCP-213 बताता है कि उसने ये नहीं किया, ये अपने आप हुआ है। अगले दिन उसके बॉडी में बहुत डिस्कम्फर्ट और कमजोरी आ गई। एक एजेंट ने उसे नोटिस किया और तुरंत जाकर रिसर्चर को इस बारे में बताया। फिर चेक करने पर पता चला कि उसके पीठ में टोटल 10 अल्सर आ गए हैं, वो भी एग्जैक्ट शेप और पैटर्न में। इसके चलते उसे बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगी और कुछ मेडिसिन देकर उसे दोबारा भेज दिया गया। लेकिन अब फाउंडेशन वाले उसका रोज चेकअप करने लगी और अगले दिन जब रिसर्चर ने उसके पीठ को चेक किया तब वो बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसके पीठ पर से सारे अल्सर गायब हो गए और अब कुछ अजीब से कट मार्क्स के लाइंस आ गए। मेडिकल रिसर्चर ने SCP-213 का हाथ लिया ताकि वो इस कट मार्क को अच्छे से चेक कर पाए कि तभी अचानक से यहाँ पर से एक आँख खुलता है और रिसर्चर ने नोटिस किया कि ये सिर्फ एक आँख नहीं बल्कि उसके पीठ में ढेर सारे आँख आ गए। इससे फाउंडेशन ने रियलाइज किया कि कुछ तो बहुत ही भयानक सा है जो उसके अंदर रहता है। फाउंडेशन ने बहुत कोशिश की इन आँखों से बात करने की, लेकिन या तो ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहते या ये नहीं कर सकते। जब भी कोई आदमी इनके पास जाता है तो ये आँख खुल जाते हैं और बहुत ही अजीब तरह से देखते हैं। इसके चलते SCP-213 और ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगा। वो जब भी इन आँखों को देखता वो जोर जोर से चिल्लाता कि इन्हें निकालो मेरे बॉडी से, निकालो। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी किया नहीं जा सकता। बेचारा एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पर वो बिना गलती के बर्बाद हो चुका है। उसने अपने फर्स्ट लव को वेपराइज कर दिया, कई सारे लोगों को खत्म कर दिया और अब वो फाइनली कई सालों के लिए कोमा में चला गया है। आखिर इसी में उसकी भलाई है और ये है SCP-213 की सैड स्टोरी।